लेटेस्ट ट्रेंड चेक करोगे फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर टारगेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू लाइक एनी एप्टीट्यूड एग्जाम दैट वी आर टारगेटिंग, पैसेजेस बहुत लेंदी नहीं आते हैं आजकल, बट द फोकस इज मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन, मोर ऑन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फ्रेंस का हमने पहले भी बात किया है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको सीधे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जिसका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस की बात या ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है, ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है, पैसेज कहाँ से लिया गया है, मतलब पैसेज का सोर्स क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं, विच आर ऑल इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्कूल में जो आप अनसीन पैसेजेस करते थे उसमें क्या होता था, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया, पैसेज को स्कैन किया, डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन होता था, और आपको आंसर सीधे लिखा हुआ। सो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स चेक करोगे तो यू कैन सी दैट, जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, देखो यहाँ पे इम्प्लाइज वर्ड लिखा हुआ है। देन वी कैन चेक वन और टू मोर क्वेश्चंस, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो अभी, तो ये ऑथर के एटीट्यूड की बात कर रहा है। ऑथर का एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ऑथर का टोन क्या है बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको सीधे लिखा हुआ नहीं मिलेगा एक लाइन में या एक वर्ड में, आप पैसेज को पढ़ के जब समझोगे तभी आपको इसका आंसर समझ में आएगा। सो हम जितने भी एग्जाम्स की बात करें, जो भी हमारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस एंड ऐसे पैसेजेस ज्यादा आते हैं, ना कि वो डेटा ओरिएंटेड या डायरेक्ट पैसेजेस जिसको अपन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैसेज एवरीवन। ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पैरा एंड द सेकेंड पैरा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको क्वेश्चंस करते टाइम पैसेज को बार बार रेफरेंस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फोन में, अपने लैपटॉप पे। एंड अदर स्क्रीन पे रहेगा हमेशा पैसेज। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू रीड द पैसेज केयरफुली, टू अंडरस्टैंड द पैसेज। कोशिश ये करना है कि अगर 5 मिनट आपको मैं दे रही हूँ पैसेज को पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चंस के टाइम पे आपको बार बार पैसेज को रेफरेंस ना करना पड़े, या क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। दैट शुड बी द एम ऑफ योर, लाइक यू आर स्पेंडिंग 5 minutes ऑन दिस। क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा नहीं है, बट 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ आराम से। तो उसका पर्पस यही है कि क्वेश्चंस के टाइम पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए जो आप सीधे आंसर कर पाओ, जैसे मेन आइडिया क्या हो सकता है, टोन क्या हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आंसर हो जाने चाहिए अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग ऑफ द पैसेज। यू विल गेट 5 minutes का टाइम। आई एम जस्ट मूविंग द पैसेज अ बिट अप सो दैट आपको पूरा पैसेज विजिबल हो जाएगा। नाउ आई थिंक यू कैन सी द एंटायर पैसेज। फर्स्ट पैरा है एंड सेकेंड पैरा है, दो ही पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड।
All right, so we can start our discussion of the passage. आई एम श्योर पैसेज आपको एज सच रीड करने में बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा होगा. टॉपिक वाइज कुछ बहुत क्रिप्टिक नहीं था. इट वाज नॉट समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट. कई ऐसे पैसेज आते हैं जैसे टूरिज्म के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर, या सोशो पॉलिटिकल टॉपिक, उनको अंडरस्टैंड करना, लाइक फिलोसफी, आर्ट ऑफ लिविंग, पैसेजेस बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल होता है. बट यहाँ पे जो पैसेज था, इट हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम असवान डैम की बात कर रहे हैं, नाइल रिवर की बात हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है एज अ कंट्री. एंड असवान डैम क्यों बनाया जा रहा है, क्या बेनिफिट है उसके, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द डैम, हम उसकी कुछ बात कर रहे हैं. सेकेंड पारा ने फिर कुछ बताया कि उस डैम के कुछ कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं, वो भी सामने है. बाकी अपन जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस द पैसेज मोर इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आई वुड वांट एवरीवन टू शेयर देयर आंसर्स इन द चैट. चैट फोरम सबके लिए ओपन रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगी. जिसको जो भी आंसर लगता है, आप अपना आंसर चैट में शेयर कर सकते हो. सो आई जस्ट डिस्प्ले द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. All right, now you can see the first question. अगर फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन स्टेम को रीड करोगे, द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली अग्री. लुक एट द लैंग्वेज. द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली अग्री. इसका मतलब इसका आंसर आपको सीधे लिखा हुआ नहीं मिलेगा. ये भी एक तरह का इन्फ्रेंस का ही क्वेश्चन है. आपने पैसेज को रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ऑथर इसमें से किससे अग्री कर जाएगा. ऐसा ऑप्शन जो आपको सबसे सेफ लगे कि हाँ, ये चीज बिल्कुल ऑथर के पर्सपेक्टिव से मैच करती है, इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा नहीं है जो पैसेज के स्कोप से बाहर जा रहा है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए. आप आंसर्स को ABCDE करके भी शेयर कर सकते हो, या 1 2 3 4 5 करके भी शेयर कर सकते हो. जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है वो 1 हो जाएगा, 2 3 4 एंड 5, और ABCDE विच एवर वे यू फाइंड इट कन्वीनियंट. एक आंसर ऑलरेडी मेरे पास आ गया है. प्रियांशु ने अपना आंसर शेयर कर दिया है. भूमिका, यश, ओके. मोर आंसर्स क्विकली. जिनका होते जा रहा है प्लीज आंसर शेयर करते जाओ.
और राइट, तो अभी तक जो आंसर्स आए हैं, काफी लोगों ने आंसर फोर्थ को लिया है, कुछ लोगों ने सेकंड को भी आंसर लिया है, कुछ लोगों ने फर्स्ट को भी लिया है, फोर्थ को काफी लोगों ने लिया है, सेकंड को भी काफी लोगों ने लिया है। अच्छा, अब ऑथर इसमें से किससे अग्री कर जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सेकंड, पहले मैं ऑब्जर्व करती हूँ एक बार। प्लानर्स ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स शुड एक्सपेक्ट सम अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। प्लीज एक बार लैंग्वेज पे सब लोग ध्यान दो। आपने शुड वर्ड को यूज किया है इस ऑप्शन में। शुड का मतलब, शुड इज लाइक अ कंपल्शन, कि आप बोल रहे हो कि ऐसा उनको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जरूर से आएंगे। शुड इज लाइक अ कंपल्शन। असवान डैम के केस में ऐसा हुआ कि हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस आ गए। मैं इस बात से आपसे अग्री करती हूँ। बट क्या हर बार हर प्रोजेक्ट में ऐसा होना जरूरी है? क्योंकि आपने तो जनरलाइज कर दिया, प्लानर्स ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, मतलब अब सिर्फ असवान डैम की बात नहीं हो रही, अब ये जनरल कर दिया आपने इसको, और आपने शुड लगा दिया। तो यू आर ट्राइंग टू से कि हर बार जब भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो ऐसा एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। ये एक्सट्रीम हो गया और रॉन्ग जनरलाइजेशन हो गया। असवान डैम के केस में ऐसा हुआ, इसका मतलब हर बार कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ऐसा एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो सेकंड आंसर करेक्ट नहीं रहेगा। यू कैन नॉट जनरलाइज इट, प्लस आप इसको कंपल्शन बना के शुड भी नहीं लगा सकते। तो ये आंसर सही नहीं है। सेकंड कैन नॉट बी द आंसर। सेम फैशन में एक बार सब फर्स्ट ऑप्शन को देखो, लुक एट दिस। अगर एक प्लान अपने गोल्स को मीट करता है तो उसे कैरी आउट करना ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। हो गया? तो कैसे भी नेगेटिव रिजल्ट आएंगे बट हमें उसे कैरी आउट करना ही चाहिए कंपल्सरीली। अब मान लो अगर कोई डैम ऐसा है जो एक पूरे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, या उसकी वजह से 1 लाख लोगों का घर खराब हो जाएगा, तो क्या हमें फिर भी उसे कैरी आउट हर केस में करना ही चाहिए? ऐसा तो एक्सट्रीम हम नहीं बोल सकते। तो ये शुड वर्ड अगेन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट भी आंसर नहीं बनेगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। लुक एट द लास्ट ऑप्शन। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द नेट इम्पैक्ट। आप बोल रहे हो कि स्टार्ट करने के पहले या कोई चीज को क्रिटिसाइज करने के पहले, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज को क्रिटिसाइज करना। तो कोई भी चीज को चालू करने के पहले या उसको क्रिटिसाइज करने के भी पहले उसका नेट इम्पैक्ट निकालना जरूरी है। ऑथर ने बोला ये जो कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव वाले आए हैं ये अनइंटेंडेड थे, ये एक्सपेक्ट किए ही नहीं गए थे। इसका मतलब ये उनके हाथ में नहीं थे, इनके बारे में कोई प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं था। ये अनप्लान्ड वे में ये कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। तो आप हर चीज का नेट इम्पैक्ट पहले से नहीं निकाल सकते। कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इसीलिए लास्ट ऑप्शन भी गलत है। आप नेसेसरीली ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप नेट इम्पैक्ट पहले से निकाल पाओ। और इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, कि एनी पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट शुड बी वेट डाउन। अगर उनको पहले से पता होता कि डैम की वजह से ऐसा हो सकता है या डैम के ये वाले कॉन्सिक्वेंस आएंगे तो वो पहले ही सोच लेते। बट ये तो अनएक्सपेक्टेड वे में आ गए। इसका मतलब हम सारे इफेक्ट्स को कंपल्सरीली पहले मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये शुड वर्ड भी गलत है, ये भी कंपल्शन बन जाएगा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा। कुछ चीजें जो होती हैं वो नेचर पे डिपेंड करती हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। हर चीज को हम पहले से प्लान नहीं कर सकते। सो द आंसर हैज टू बी समथिंग जो आई थिंक किसी ने भी करेक्ट आंसर अभी तक तो शेयर नहीं किया था जितने मैंने चेक किए थे। हाँ, बाद सक्षम ने बाद में आंसर चेंज किया है, दैट इज द राइट आंसर सक्षम। सो थर्ड इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है थर्ड, देखो। ऑल्दो अ मेजर अंडरटेकिंग, मतलब अ मेजर प्रोजेक्ट मे हैव, लुक एट द लैंग्वेज, कंपल्सरी नहीं बोला है, मे बोला है।
So it may have some unpredictable results, some unexpected results. Those results are not necessarily grounds for condemning the entire project. लैंग्वेज पे ध्यान दो, कैसे बोला है, नॉट नेसेसरली। यहां क्या यूज किया है, मे को यूज किया। तो अगर कोई प्रोजेक्ट के कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस आते भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वजह से हम पूरे प्रोजेक्ट को ही क्रिटिसाइज कर दें। ऐसा क्यों बोला है, प्लीज गो बैक टू द पैसेज। ऑथर का लास्ट लाइंस को चेक करो, ऑथर का कंक्लूजन को चेक करो सब लोग। इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ डेफिनेट कंक्लूजन्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विद सच वेरिड रिजल्ट्स। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेट कंक्लूजन निकालना तो मुश्किल है, बट, इस पे ध्यान दो, कॉन्ट्रडिक्शन वाला वर्ड आया, बट आया। इट वुड बी अनटेनेबल टू assert दैट द गवर्नमेंट शुड हैव नेवर बिल्ड द असवान डैम। मतलब गवर्नमेंट को ये डैम नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा अनटेनेबल टू assert है। अनटेनेबल का मतलब जो कि स्ट्रांगली नहीं बोला जा सकता। अनटेनेबल इज समथिंग दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट सब्सटैंशियल, नॉट वीक, नॉट जस्टिफाइड। तो भले ही कुछ अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, लेकिन डैम नहीं बनना चाहिए था, ऐसा नहीं हो जा सकता। सो गवर्नमेंट शुड हैव नेवर बिल्ड द डैम, ये चीज अनटेनेबल टू असर्ट है। अनटेनेबल का मतलब इसको स्ट्रांगली नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि डैम तो बनना ही चाहिए था, इवन इफ कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस आ भी गए। तो वो एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली में सपोर्ट ही कर रहा है कि डैम तो बनना चाहिए था, इवन इफ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ भी गए। और नहीं बनना चाहिए था ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट ही कर रहा है डैम के कंस्ट्रक्शन को। दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब अगर कुछ अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आते भी हैं, तो इसका मतलब उसके बिहाफ पे ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे ही डैम को क्रिटिसाइज कर दो, ये जरूरी नहीं है। सो हमने लैंग्वेज वैसे ही यूज करी, मे यूज किया, शुड यूज नहीं किया, नॉट नेसेसरली बोला, और एंटायर डैम को कंडेम करें ये सही नहीं रहेगा। आप बोल सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है डैम की वजह से, लेकिन पूरे ही डैम को नहीं बनना चाहिए था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही ऑथर का कंक्लूजन। चेक कर लो किसी को भी फर्स्ट क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग अगेन, कोई ऑप्शन अभी भी क्लियर नहीं है तो बताओ। नो मैम, क्लियर हो गया। प्रियांशु गो अहेड। नहीं, हो गया मैम, क्लियर जो डाउट। ऑल राइट, ओके प्रियांशु। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि अभी सबका आंसर सही आना चाहिए। जस्ट हाँ, नाउ यू कैन सी द सेकंड क्वेश्चन। ऑथर का एटीट्यूड पूछा है टुवर्ड्स द असवान डैम प्रोजेक्ट, और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कंक्लूजन क्या था, ऑथर क्या बोल रहा था, ऑथर क्या चीज के बारे में क्या सोचता है, अभी अपन ने बात करी है। अब बस आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें से कि ऑथर का क्या एटीट्यूड है इस डैम की तरफ। 5 ऑप्शन है आपके पास, प्लीज गो थ्रू देम।
All right, so I think the answer shared for this question, फिफ्थ ऑप्शन, सक्षम फोर्थ ऑप्शन का मतलब क्या है? एंडोर्स करने का मतलब किसी को सपोर्ट करना होता है सक्षम। एंड माइल्ड मतलब नॉट वेरी स्ट्रांगली, लाइट मैनर में किसी को सपोर्ट करना। माइल्ड मतलब नॉट वेरी स्ट्रांग, नॉट वेरी एक्सट्रीम। सो आई थिंक बाकी जो आंसर्स मेरे पास आए हैं, आई कैन सी सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ बहुत लोगों ने लिया है, मेजोरिटी ने आई थिंक फोर्थ को आंसर सेलेक्ट किया है। ऑल राइट, सो कौन से ऑप्शंस को आप बहुत जल्दी से एलिमिनेट कर सकते थे? जैसे कि लास्ट ऑप्शन देखो, ऑथर बोल रहा है कि डैम नहीं बनना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब वो डैम के अगेंस्ट तो नहीं था, तो इसको हटा दो। और क्योंकि वो बोल रहा है कि डैम नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते, इवन इफ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आए हैं, तो वो न्यूट्रल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। इनकंसिस्टेंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप एक बार सपोर्ट कर रहे हो एक पैराग्राफ में, फिर वापस नहीं कर रहे हो, फिर सपोर्ट कर रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो, दैट इज इनकंसिस्टेंट। कि आपने एक जगह सपोर्ट किया फिर एक जगह नहीं भी किया, यहां पे ऐसा इनकंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमारे पास जो दो क्लोज ऑप्शंस थे वो ये दोनों थे। सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑथर के इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करना चाहिए था। वो सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा। वो ऐसे नहीं बोल रहा कि डैम हर कंडीशन पे बनना ही चाहिए था, या डैम का बनना इज लाइक अ कंपल्शन। उसने कैसे बोला कि डैम नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। तो सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट वे कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंथुजियाज्म मतलब आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हो। कीन का मतलब भी क्या होता है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो और बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हो। तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, माइल्ड एंडोर्समेंट। माइल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का फुल्का। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। तो ऑथर सपोर्ट कर रहा है, बट इन अ लाइटर वे, इन अ माइल्डर वे। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप डिस्कशन के बाद पूछ सकते हो, चैट में डाल के छोड़ सकते हो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैं बार बार नहीं बोलूंगी हर क्वेश्चन के बाद, लेकिन ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो अनम्यूट करके डिस्कस कर लेना, या चैट में भी ड्रॉप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा है, तो इनमें से कौन सा है जो अपन पैसेज से इंप्लाई कर सकते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, देखो। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव many answers for this. More answers for third question.
सो यहाँ पे इफ आई लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सिल्ट, ऐसा नहीं बोला है कि क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। इफ यू लुक एट दिस लाइन, दे आर सेइंग कि उनको वो एरिया पहले काफी फर्टाइल था और अभी उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं। सो कैन नॉट ग्रो ऐसा नहीं बोल सकते, वी कैन यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, इसको हटा दो। फार्मर्स क्या सोचते हैं, वो खुश हैं कि वो दुखी हैं, या डैम नहीं बनना चाहिए था, ऐसा कोई ओपिनियन उनका नहीं दिया हुआ है, इसको भी हटा दो। अगर डैम नहीं बनता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा तो ऑथर ने बिल्कुल नहीं बोला है, इसको भी हटा दो। एंड डैम बनाने का पर्पस क्या था, वी वांटेड कि जो हमारी कंट्री है वो वेस्टर्न नेशंस के साथ एट पार आ सके, बट एक्चुअल में वो कंप्लीट कर पा रही है या सक्सेसफुल हो गई है इतने लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये प्लान किया गया था कि कंट्री जो है वो compete कर पाए वेस्टर्न नेशंस के साथ, बट एक्चुअल में ऐसा हो गया है ये पता नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। थर्ड इज द राइट आंसर। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर द डैम द नाइल फ्लड प्लेन वॉज फेमसली प्रोडक्टिव, और ये फर्टाइल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब डैम बनने से पहले, बिफोर द डैम, दैट एरिया वॉज प्रोडक्टिव, और अब क्या करना पड़ रहा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ रहे हैं। सो the land around the river is now not as fertile as it was before the dam was built. So third is absolutely correct. Almost like a direct question, यहाँ पे आंसर given है. So third is right. Please have a look at the fourth question, everyone. All right. So इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है, इस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बताना था। So the author's statement that half of the electricity was being generated by the dam, right?
तो इस स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? नाउ द आंसर शेयर्ड विच आई कैन सी, सेकंड काफी लोगों ने शेयर किया है एज द आंसर। सो फर्स्ट तो क्लियरली गलत है। इजिप्ट को अभी किसी भी अदर सोर्स की जरूरत नहीं थी। सी, हाफ आउटपुट डैम से मिल रहा है। हाफ का मतलब कितना हो गया? 50%, राइट? तो जो बचा हुआ 50% है उसके लिए तो आपको बाकी सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता। डैम जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। ये तो गलत हो गया, बिकॉज 50% इलेक्ट्रिसिटी डैम के थ्रू ही मिल रही है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, देखो। तो ये तो बेनिफिट्स की ही बात कर रहा है, दैट मोस्ट विलेजेस को डैम के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं है, तो इसको भी हटा दो। एंड सेम रीजन से ये देखो, इट कॉन्ट्रास्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इस वाले स्टेटमेंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। आपको बाकी पैरा से आंसर नहीं निकालना था, इस पार्ट से आंसर नहीं निकालना था, सिर्फ इस स्टेटमेंट से आंसर निकालना था, ये जो यहां पे स्टेटमेंट गिवन था। तो इस स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव इफेक्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए लास्ट ऑप्शन भी गलत है। अगेन नेगेटिव इफेक्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा। दैट मीन्स सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट, जो आई थिंक मेजोरिटी ने आंसर शेयर किया था। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट्स के मैग्नीट्यूड को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स के मैग्नीट्यूड को। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट का पर्पस बताना था, पूरे पैरा से आंसर नहीं निकालना था। सो सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन 5 चेक करो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? All right. So for this question, I think the answer shared by most of you, काफी लोगों ने फर्स्ट को आंसर शेयर किया है, दिस व्हाट आई कैन सी। सेकंड को भी किया है कुछ लोगों ने। हाँ, सेकंड भी काफी लोगों ने किया है, फर्स्ट बहुत सारे लोगों ने किया है। सो अच्छी बात है कि जो काफी जो मतलब ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा फार ऑफ थे, उसको आपने आंसर नहीं लिया है। अब जैसे इसका लास्ट ऑप्शन देखो,
टू डिटेल द नेगेटिव इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। एक तो ऑथर ने ऐसा कोई प्लानिंग को पुअर नहीं बोला है, तो आपको ऐसा जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। प्लस सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, दैट इज नॉट द मेन पर्पस, राइट। इनफैक्ट जो ऑथर का कंक्लूजन है वो डैम के सपोर्ट में है, तो इसका मतलब उसका मेन पर्पस नेगेटिव इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना नहीं हो सकता। तो ये आंसर गलत है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन को देखो कि इजिप्शियन गवर्नमेंट को इस डैम को नहीं बनाना चाहिए था। ये तो ऑथर के कंक्लूजन के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाला आपको लग सकता है आंसर, बट ये वर्ड गलत है। ऑथर ने आपको डैम के इम्पैक्ट के बारे में बताया कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ गया, बट डैम को कैसे इंप्लीमेंट किया गया इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो इम्पैक्ट अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। हमारे पैसेज में इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाला अगर ध्यान से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एडवांटेजेस आर यूजुअली आउटवेड बाय डिसएडवांटेजेस। मतलब एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस ओवर पावर कर लेते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं। आउटवे का मतलब क्या होता है कि वो उसको ओवर पावर कर लेते हैं या डोमिनेट कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो ऑथर बोलता कि डैम कभी नहीं बनना चाहिए था, बट ऑथर तो बोल रहा है कि डैम नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब एडवांटेजेस के ऊपर डिसएडवांटेजेस डोमिनेट नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है ये एक्सप्लेन करना, कि कई बार ऐसे बिजनेस प्लान्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपने गोल्स को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। मतलब हमारा गोल क्या था कि फ्लडिंग ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा आउटपुट आए, वो सब उस डैम ने अचीव कर लिया। लेकिन फिर भी कई बार उससे काफी डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स भी आ जाते हैं जो हमने प्लान नहीं किए होते हैं, जो अनइंटेंडेड होते हैं। जैसे कि क्या हो गया वहां पे, लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो गया, लैंड खराब हुआ, एनिमल एंड प्लांट्स को डैमेज हुआ एंड ऑल दैट। तो ये कुछ अनएक्सप्लेन्ड इफेक्ट्स थे, अनप्लान्ड इफेक्ट्स थे जो वहां पे आ गए। इवन इफ उसने अपना गोल को अकम्प्लिश कर लिया, बट वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। तो इसी को शो किया है। सो ए इज एब्सोल्युटली राइट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज। अब यहां पे देख सकते हो ना कि पैसेज का लेंथ काफी स्मॉल टू मॉडरेट ही था, इनफैक्ट स्मॉल साइज का ही पैसेज था। बट वी हैड 6 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम इट। प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन आ गया, टोन का क्वेश्चन आ गया, इम्प्लाइड आइडिया का क्वेश्चन आ गया, ऑथर किससे अग्री करेगा ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया। तो मतलब जनरली छोटे पैसेजेस में से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, ज्यादा कुछ इन्फर करना पड़ जाता है। एंड नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाले में ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है।
ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन में आई थिंक द आंसर शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ यू। आई थिंक लास्ट ऑप्शन लिया है मोस्ट लोगों ने, कुछ लोगों ने फर्स्ट को भी मार्क किया है। में से पांच में से चार ऐसे होने चाहिए जो कि डैम के बेनिफिट्स में मेंशन्ड है। एक जो नहीं है वो आपको आंसर लेना था। सो ऑब्वियसली डैम की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो वो तो मेंशन था, ये रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डैम को बनाया गया, वो भी गिवन है। डैम की वजह से फ्लडिंग रुक जाएगा, ये भी बोला गया है। फ्रेश वाटर का सोर्स रहेगा, ये भी बोला है। ये बोल रहा है कि डैम की वजह से एनिमल एंड प्लांट लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी, ये तो उल्टा हो गया। वहां पे लिखा हुआ है कि एनिमल एंड प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, हार्म होगी, राइट। सो लास्ट फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो हैं ये चारों, ये डैम के बेनिफिट्स में मेंशन्ड है, लेकिन लास्ट वाला उल्टा हो गया। सो दैट इज द राइट आंसर। सो दिस वाज वन पैसेज दैट वी डिस्कस्ड। सो आई थिंक दिस विल बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में ही चलते हैं। एक बार प्लीज चेक करो कि हमने इस पैसेज को डिस्कस किया है क्या, सेकेंड वन। In any of the batches, have we done this passage before, the second one? नो मैम। नो मैम। ऑल राइट, ओके, फाइन फाइन। तो सेकेंड वाले से ही स्टार्ट करते हैं। अगेन नॉट वेरी लॉन्ग, टू पैराग्राफ्स इन टोटल। फर्स्ट पैरा रहेगा और फिर ये सेकेंड पैरा आ जाएगा। मैं फर्स्ट पैरा डिस्प्ले करती हूँ एंड आफ्टर 3-4 मिनट्स मैं थोड़ा सा स्क्रीन को आगे कर दूंगी, स्क्रॉल कर दूंगी, तो आपको सेकेंड पैरा पूरा विजिबल हो जाएगा। अगेन पैसेज का लेंथ बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। टोन वाला क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैरा वाला क्वेश्चन है। सो केयरफुली रीड करना एंड प्रोसीड द क्वेश्चंस।
ऑल राइट, सो वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन सॉल्विंग। आई होप सबने पैसेज एक बार पढ़ लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर, इन्फ्रेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैज टू बी डिराइव्ड और इनडायरेक्टली अंडरस्टूड। सो इन्फर का मतलब ये है कि वो चीज इम्प्लाइड है या डायरेक्टली रिटर्न नहीं मिलेगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। So which of the following can be inferred from the passage? And you have five options. So I think so far the answers shared by most of you. Fourth option, second option, first option, fifth option. I think काफी diverse answer है for this question. Fourth option, okay, Saksham. अच्छा, मैं अभी इसका राइट आंसर तो नहीं बता रही आपको, बट मैं एक चीज बता रही हूँ। एक बार फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखो। मोस्ट एनिमल एक्सटिंक्शंस आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ये जो आपने वर्ड लगाया है, इस पे एक बार ध्यान दो। मोस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मेजोरिटी की बात कर रहे हो, मतलब मोर देन 50%, ऐसा कुछ आप बोल रहे हो। यहाँ पे हमारे पास जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो जावन राइनो की बात कर रहा है। जो एनिमल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? इट इज द जावन राइनो। अब आपने एक जावन राइनो के बिहाफ पे ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि मेजॉरिटी एनिमल एक्सटिंक्शंस ह्यूमंस की वजह से होते हैं? क्या आपने अपना कॉमन सेंस तो नहीं लगा दिया बीच में, या अपना कॉमन नॉलेज तो यूज नहीं कर लिया? वो नहीं करना होता है। आरसी में, किसी भी पैसेज में, आरसी में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपना कॉमन नॉलेज बीच में नहीं लाना होता है। पैसेज जो सपोर्ट कर रहा है उसी में से आंसर निकालना होता है। तो जावन राइनो के बिहाफ पे आपने ये कैसे बोल दिया कि मेजॉरिटी एनिमल एक्सटिंक्शंस ह्यूमंस की वजह से ही होते हैं? तो इसका मतलब फोर्थ तो आंसर नहीं बनेगा। फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर क्या है मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, पहले हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वापस फिर इसकी बात करेंगे। सक्षम, लास्ट फोर लाइंस की बात कर रहे हो? ये लास्ट फोर लाइंस क्या बोल रही है ना, आयरनी का मतलब क्या होता है सक्षम? जब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उसका उल्टा हो रहा है। और आप जो नेचुरल आउटकम कोई चीज का एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा,
उसका अगर उल्टा हो जाता है तो वो आयरनी बन जाता है। अब इसको आयरनी क्यों बोला है? क्योंकि ह्यूमंस को जब लगा कि हमारे वजह से जावन राइनो को डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, उनके लैंड को, उनके एरिया को फ्री छोड़ दिया। लेकिन उससे क्या हुआ ना, वहां पे जो पहले श्रब्स थे, जो छोटे वाले प्लांट्स थे, उसके जगह मेच्योर फॉरेस्ट ग्रो हो गया। क्योंकि ह्यूमंस ने आना बंद कर दिया, ह्यूमंस का इंटरफेरेंस बंद हो गया, तो वहां पे मेच्योर फॉरेस्ट ग्रो हो गए। और वो एनिमल्स को क्या चाहिए था? उनको श्रब्स चाहिए होते हैं, स्मॉल प्लांट्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब हम तो उनकी हेल्प करने के लिए गए थे। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, हेल्प करना, चैरिटी करना। लेकिन उससे भी उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, उल्टा नुकसान ही हो गया। इसीलिए उसको आयरनी बोला है कि हम तो मदद करने के लिए गए थे पर उसका इम्पैक्ट तो उल्टा ही पड़ गया। तो इसीलिए उस चीज को उसने आयरनी बोला है। Ma'am, someone else asked this question, not me. अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, ओके, सक्षम ने नहीं पूछा था, सानवी ने पूछा था। ऑल राइट, ओके। यस मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन चेक कर लो, थर्ड क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। सो यू कैन चेक बोथ द क्वेश्चंस वन बाय वन। पहले सेकंड चेक कर लो और फिर थर्ड भी चेक कर लो।
All right. So for the second question, if you look at the options given, and author का attitude पूछा है आपसे towards the current human efforts. मतलब ह्यूमंस जो भी एफर्ट ले रहे हैं टू सेव द जावन राइनो, पहले तो ह्यूमंस ने उनको डैमेज कर दिया, अभी अगर हम जो एफर्ट ले रहे हैं उसके बारे में पूछा है। तो कैसे वर्ड्स ऑथर ने यूज किए हैं देखो, ह्यूमन एफर्ट्स टू सेव देम मे प्रूव फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिससे आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो फ्रूटलेस है, जो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको फ्यूटाइल बोलते हैं। तो एक तो ये हमें यहां से समझ में आ रहा है कि ऑथर का क्या ओपिनियन है, प्लस वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो सानवी ने पूछा था आयरनी वाला पार्ट, कि अगर ह्यूमंस उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो उससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इट मे प्रूव लिटिल बेटर। आप सबको ग्रामर तो पता है, लिटिल बेटर का मतलब क्या होता है, लिटिल इज लाइक नेग्लिजिबल। और आयरनी वर्ड भी यूज किया, मतलब हम हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं बट उसका उल्टा होने वाला है, उल्टा हो रहा है उसका। तो ऑप्शंस को देखो वापस से एक बार। सो कौन से ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल हटा सकते हो, जैसे ये देखो, ये वर्ड देखो, ये वर्ड देखो, ये वर्ड देखो, प्रॉफिटेबल नहीं है और आइडियल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पॉजिटिव होता है, वर्थवाइल का मतलब भी समथिंग दैट इज रियली यूजफुल, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। हीरोइक का मतलब ब्रेव होता है, इसमें ब्रेव तो कुछ भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है। अब ये जो पॉइंटलेस, तो ठीक है, जो डूम वर्ड है वो उसके लिए नहीं आया है। डूम वर्ड यहाँ पे ये देखो, ये इसलिए आया, वियतनामीज हर्ड इज डूम्ड, ये यहाँ पे यूज हुआ है। ह्यूमन एफर्ट्स के लिए डूम वर्ड को यूज नहीं किया, ह्यूमन एफर्ट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया था उसने, आयरॉनिक वर्ड को यूज किया था। तो हमारे पास जो बेटर चॉइस है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज प्रॉब्लमैटिक एंड आयरॉनिक। सो मतलब हम उनका हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं बट उससे उनको फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है और प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। इसीलिए प्रॉब्लमैटिक एंड आयरॉनिक। आयरॉनिक क्यों बोला है, बिकॉज आप तो हेल्प करने का ट्राई कर रहे हो बट उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द आयरनी ऑफ इट। एंड थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। सो ऑथर ने मेंशन किया है फर्स्ट पैरा में दैट जावन राइनो हैज ओनली वन हॉर्न। तो ऐसा क्यों मेंशन किया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंशनिंग। सो इसमें क्विकली आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे लुक एट दिस सेकेंड ऑप्शन को देखो, कॉन्ट्रास्ट इट टू द नंबर ऑफ हॉर्न्स दैट इंडियन राइनो हैज। ये वर्ड गलत हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट होता है और यहां पे हमने लाइक वर्ड यूज किया है। तो इंडियन राइनो का भी एक ही हॉर्न होता है, जावन राइनो का भी एक ही हॉर्न होता है। तो आप कॉन्ट्रास्ट वर्ड तो गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सो ये आंसर नहीं हो सकता। कॉन्ट्रास्टेड टू द नंबर ऑफ हॉर्न्स दैट फीमेल्स हैव। लेकिन फीमेल्स के हॉर्न्स होते भी हैं कि नहीं होते ये तो पता ही नहीं है, इस पे तो अभी डिबेट ही हो रहा है। सो वेदर फीमेल्स इवन हैव हॉर्न्स पता ही नहीं है, तो आप कॉन्ट्रास्ट कैसे करोगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये जो सेपरेट सब स्पीसीज वाली बात है वो नेक्स्ट पैरा में हो रही है, देखो वो यहां पे हो रही है। तो सेपरेट सब स्पीसीज एंड ऑल वो सब यहां डिस्कशन हो रहा है, स्टार्टिंग में इसका कोई बात नहीं हुआ, तो ये भी हटा दो। और एक्सटिंक्शन का हॉर्न्स के साथ कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो हॉर्न के वजह से एक्सटिंक्शन का कोई लिंक, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आंसर भी गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ जावन राइनोस के फीचर्स को बता रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। सो द आंसर हैज टू बी फोर्थ ऑप्शन, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ द एनिमल। Excuse me, ma'am. यस श्रिया। Ma'am, hypothetically speaking, if the paragraph talked about the number of horns the females have, would we choose that option
because I inferred that the line is too far off from the initial sentence where they're actually talking about the horns that the Javan Absolutely, riders Shreya. have. That is a valid point. Plus, the purpose of mentioning that line, the last three lines, is to show that we know very little about the Javan rhino. So, contrasting was never the aim of the author. In fact, he's trying to show that we have such little information that we don't even know whether females have horns. So, the purpose of that part of the paragraph is to show that they have a very secretive life and we know very little about them. सो कॉन्ट्रास्ट तब हो पाता जब शायद स्टार्टिंग में कहीं पे वो मेंशन करते कि फीमेल्स के दो हॉर्न्स होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कुछ आता और वो वहीं कहीं इट शुड हैव बीन क्लोजर टू दैट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो उस केस में शायद वो आंसर हाइपोथेटिकली हो पाता, बट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वी नो दैट दैट इज नॉट द एम. सो कॉन्ट्रास्ट करना इज नेवर द एम ऑफ द ऑथर. Okay, ma'am. Thank you. Right. So let's move to the next question then. I think third सबको clear है. So let's proceed to the next question. फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान रखना, सिर्फ फर्स्ट पैरा का पर्पस पूछा है, पूरे पैसेज का पर्पस नहीं पूछा है, फर्स्ट पैरा का पर्पस पूछा है. So the purpose of the first paragraph is to नाउ इस क्वेश्चन में आप बहुत इजीली एलिमिनेशन कर सकते थे. जैसे इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ह्यूमन एक्शंस की जो बात हो रही है, ये सेकेंड पैरा में बात हुआ है, फर्स्ट पैरा में बात नहीं हुआ है, तो ये आंसर नहीं बनेगा. वियतनाम एंड इंडोनेशिया के सब स्पीसीज का डिफरेंस एज सच कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है. नंबर कम हो गया है या ज्यादा है ये लिखा हो सकता है, बट एज सच उनको कॉन्ट्रास्ट करना कि वियतनाम और इंडोनेशियन में क्या डिफरेंस है, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैरा, तो ये भी आंसर नहीं होगा. जावन राइनो को सेव करने के लिए ह्यूमंस क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ये सेकेंड पैरा में आया है, फर्स्ट पैरा में नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा. एंड पैसेज का फोकस डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनोसेरस नहीं है. पैरा शुरू ही कैसे हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग द जावन राइनो, और अगर हम इंडियन राइनो की बात कर भी रहे हैं तो इट इज जस्ट टू गिव अ सिमिलैरिटी विद द जावन राइनो, बट फोकस कौन है, जावन राइनो ही है. यू कैन रिपीटेडली सी दिस वर्ड कमिंग, हम जावन राइनो की ही बात कर रहे हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनोसरस को डिस्कस करना फर्स्ट पैरा का पर्पस नहीं है, ये भी आंसर नहीं बनेगा. सी इज द राइट आंसर, द थर्ड वन. वी आर जस्ट ट्राइंग टू आउटलाइन द फ्यू नोन फैक्ट्स अबाउट द जावन राइनो. सो ऑथर सिर्फ क्या कर रहा है, एक तो बता रहा है कि उनके बारे में बहुत कम पता है, वेरी लिटिल, दे हैव अ सीक्रेटिव एंड सॉलिटरी लाइफ. तो जितना भी कुछ पता है उसको वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है इन द फर्स्ट पैराग्राफ. लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, आपको सेकेंड पैरा में सीधे आंसर मिल जाएगा. दिस आई थिंक एवरीबडी शुड गेट करेक्ट.
नाउ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन। वियतनाम वालों को हम सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये देखो, ये रहा, द टू ग्रुप्स हैव इवॉल्व्ड इनटू सेपरेट सब स्पीसीज, यहाँ पे गिवन था। इसके ऑप्शंस वैसे भी काफी आउट ऑफ स्कोप थे, जैसे फंड्स की बात कहीं पे नहीं हुई है, कैप्चर करने का कोई डिस्कशन नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी, राइट? सो ये देखो, कैन नॉट स्विम, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। सो क्लियरली फर्स्ट इज द राइट आंसर, एंड इट इज एब्सोल्युटली अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सीधे आपको वही वर्ड्स लाइन में मिल जाएंगे, तो इस पे कुछ इन्फ्रेंस नहीं करना था। इट वॉज अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। Last question from the passage and for the class also. ये भी easy question है as such. So for the last question, if you look at the options, आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ जावन राइनोस। लुक एट द वर्ड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। अब वहां पे हंटर्स की बात भी हुई है, फार्मर्स की बात भी हुई है, बट कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये कैसे बताएंगे अपन? और करंट एफर्ट्स जो हैं वो तो अभी सेव करने के लिए हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि एक्सटिंक्शन का क्या रीजन है। तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करना चाहती हूँ तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन सबसे अच्छा है, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मेनी पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें क्या हो गया ना, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे वो हंटर्स हैं, सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। उसका कंबाइंड इफेक्ट है या क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। सो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन। सो ई इज द राइट आंसर। बाकी सब में क्या होगा ना, आप एक फैक्टर को मोस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल पाओगे। सो ई वाला सबसे सेफ रहेगा, दैट इज द बेस्ट आंसर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच वाज लेफ्ट, फर्स्ट वाला, हमने कहा था कि ये आंसर नहीं बनेगा तो इसको हटा दिया। अब हंटर्स ने ज्यादा जावन राइनोस कहाँ पे मारे हैं, वियतनाम में कि इंडोनेशिया में, ऐसा कोई डेटा गिवन नहीं है, तो आप ये भी आंसर नहीं ले सकते। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट वर्ड को इन्फर नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई डेटा आपके पास नहीं है। बाकी फैक्टर से कंपैरिजन भी आप नहीं कर सकते, तो मोस्ट वर्ड कैसे निकालोगे? एलिमिनेटेड। सेम प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स। जावन राइनो एक्सटिंक्ट हो रहा है, एंडेंजर्ड है, वो तो सही बात है, बट वन ऑफ द मोस्ट कैसे बोल सकते हैं? बाकी एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से हैं वर्ल्ड में, और उसमें जावन राइनो का नंबर कहाँ पे आता है आपको कैसे पता? तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। सरप्राइजिंगली द राइट आंसर इज सेकंड क्वेश्चन,
हमें जावन राइनो के जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा पता है एज कंपेयर टू इट्स रिप्रोडक्टिव पैटर्न और मेटिंग पैटर्न। ये कैसे इन्फर होगा? प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट पैरा। आपको बताया है कि जावन राइनो बहुत सीक्रेटिव है, बहुत कम पता है उसके बारे में। फीमेल्स के तो हॉर्न्स भी है कि नहीं वो भी नहीं पता। और जावन राइनो के बारे में जो भी मालूम पड़ा है वो डीएनए से मालूम पड़ा है। इसका मतलब अगर फीमेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं पता तो मेटिंग पैटर्न या रिप्रोडक्शन तो बहुत एडवांस्ड आगे की बात हो गई। बट जितना भी कुछ मालूम पड़ा है वो डीएनए से मालूम पड़ा है। इसका मतलब जेनेटिक्स के बारे में तो डेफिनेटली ज्यादा पता होगा एज कंपेयर टू द मेटिंग पैटर्न। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मेटिंग पैटर्न से ज्यादा हमें किसके बारे में मालूम पड़ा होगा? अबाउट द जेनेटिक्स, बिकॉज सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द डीएनए गार्नर्ड फ्रॉम द टंग। और फीमेल्स का तो हमें हॉर्न्स का भी नंबर अभी पता नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न तो फिर बिल्कुल ही पता नहीं होगा। इसीलिए ये वाला इन्फ्रेंस आप सेफली निकाल सकते हो। बट वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड या मोस्ट एक्सटिंक्ट, जहां पे आप बाकी स्पीसीज से भी कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा ऑप्शन को अवॉइड कर दो। क्योंकि वो सारे ऑप्शंस के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, एक बार वापस से भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ देखो, वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब आप क्या कर रहे हो? बाकी एनिमल से भी कंपैरिजन कर रहे हो और इसको वन ऑफ द मोस्ट बोल रहे हो। यहाँ पे भी आपने मोस्ट एनिमल एक्सटिंक्शंस कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कर दिया। बाकी फैक्टर्स का पता नहीं है, बाकी एनिमल एक्सटिंक्शंस का पता नहीं है, अगेन बाकी एंडेंजर्ड एनिमल्स का पता नहीं है। इसीलिए ये वाले ऑप्शंस को अवॉइड करो। ये ऑप्शन सिर्फ जावन राइनो की ही बात कर रहा है, उसके जेनेटिक्स को उसके मेटिंग पैटर्न से कंपेयर कर रहा है। अब जब फीमेल्स के बारे में डेटा ही नहीं है तो मेटिंग पैटर्न कैसे पता होंगे? इसीलिए डेफिनेटली इसके बारे में ज्यादा पता होगा, क्योंकि बारे में पता किया जा रहा है। सो सेकंड इज द बेस्ट पॉसिबल इन्फ्रेंस जो हम निकाल सकते हैं कंपेयर टू दी अदर ऑप्शंस दैट वी हैव। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी थॉट लगाना था इसमें, बट इन्फ्रेंस के क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होते हैं। सो विल गिव यू मोर सच पैसेजेस फॉर प्रैक्टिस। आपको घर पे भी हम और पैसेजेस प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप इन्फ्रेंस क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ बैचेस में इन्फ्रेंस का टॉपिक मैंने पढ़ाया भी था एंड अदर्स विल आल्सो हैव इट सून। बाकी वंस वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर तो अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, लाइक पैराजंबल, समरी क्वेश्चंस, लॉजिकल कंटिन्यूएशन क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन टाइप्स आते हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। बट जो भी आपको असाइनमेंट शीट दिया जाएगा प्लीज उसको सॉल्व करते रहना। आरसी का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, टोन वाले क्वेश्चन, मेन आइडिया वाले क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मोस्टली सब लोग कर लेते हैं, बट जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस करना होगा, राइट? तो आज का क्लास अपन यही क्लोज करते हैं एंड विल कंटिन्यू देन इन द नेक्स्ट सेशन।